Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes, and in this session we are going to discuss certain facts about money bills. Yes, money bills, very important bill as far as Lok Sabha is concerned. सो अभी हम क्या करेंगे, मनी बिल के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और एमसीक्यू के थ्रू चर्चा करेंगे। हम एमसीक्यू के द्वारा अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उसके द्वारा हम ये प्रयास करते हैं कि उससे उस चैप्टर से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन हॉल में उनको हम सॉल्व कर सकें, उनको सॉल्व करने की हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। तो अभी हम मनी बिल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 117 डील्स विद ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। ये तो सही नहीं लगता, क्योंकि आर्टिकल 110 जो है मनी बिल के बारे में बात करता है। सो ऑल थ्री के बारे में 117 बात नहीं कर सकता, ये सही नहीं लग रहा। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 कैन बी अमेंडमेंट और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। सो फाइनेंशियल बिल जो आता है वो 1171 में आता है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। बिल्कुल सही है। All financial bills are not money bills, but certainly money bills are financial bills. So ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सिर्फ ये नहीं लग रहा है। 2, 3 कहाँ पे है? ये सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें ए सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स दैट डील विद फिस्कल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। वित्तीय मामलों की जो डिस्कशन होते हैं, वित्तीय मामलों की जो चर्चाएं होती हैं वो फाइनेंशियल बिल में होती है, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन का हो, इनकम का, और चाहे एक्सपेंडिचर का हो। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द टर्म फाइनेंशियल बिल इन ए टेक्निकल सेंस। कैसे यूज करते हैं? फाइनेंशियल बिल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। फाइनेंशियल बिल 3 तरह के होते हैं। मनी बिल्स आर्टिकल 110 में है, फाइनेंशियल बिल्स 1 आर्टिकल 117 1 में है, फाइनेंशियल बिल्स 2 आर्टिकल 117 3 में है। मनी बिल्स आर सिंपली ए स्पीसीज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। समझ गया? सो ये इतने तरह के फाइनेंशियल बिल हैं, उनमें से मनी बिल एक तरह का फाइनेंशियल बिल है। All money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. यहाँ देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फाइनेंशियल बिल में ये तीनों आ जाते हैं। फाइनेंशियल बिल में मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, ये तीनों आ जाते हैं। सो all money bills, money bill is a part of financial bill. So all money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in article 110 of the constitution. सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल के नाम से जाने जाते हैं जिनका डिस्कशन, जिनका प्रोविजन आर्टिकल 110 में हुआ है। These are also certified by Speaker of the Lok Sabha as money bill. So कोई particular बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसीजन जो लिया जाता है वो स्पीकर ऑफ लोक सभा के द्वारा लिया जाता है। एंड डिसीजन ऑफ लोक सभा स्पीकर इज फाइनल डिसीजन एज टू दिस बिल इज मनी बिल और नॉट। द फाइनेंशियल बिल्स 1 and 2 on the other hand have been dealt with in article 117। जैसा कि आपने देखा, ये फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 2 है, ये आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3) में इसके प्रोविजन दिए गए हैं।
Financial Bill 1. A financial bill 1 is a bill that contains not only any or all other matters mentioned in Article 110 but also other matters of general legislation. So फाइनेंशियल बिल 1 में 1110 के अलावा भी इशूज का मेंशन किया जा सकता है. फॉर इंस्टांस, अ बिल दैट कंटेन्स ए बोरोइंग क्लॉज but does not exclusively deal with borrowing. In two aspects, a financial bill 1 is similar to a money bill. So, दो कंडीशन ऐसे हैं जिनमें फाइनेंशियल बिल और मनी बिल एक ही जैसे होते हैं. कौन कौन से हैं? बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा. ये फाइनेंशियल बिल 1 की बात हो रही है, फाइनेंशियल बिल 2 की बात नहीं हो रही है. सो फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल both can only be introduced in Lok Sabha and not in Rajya Sabha. दूसरा क्या? Both of them can be introduced only on the recommendation of the president. So money bill and financial bill 1 ये तभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रहेगा. In all other respects, the financial bill 1 is governed by the same legislative procedure applicable to an ordinary bill. इन दोनों कंडीशन को छोड़ करके बाकी इन ऑल कंडीशन फाइनेंशियल बिल 1 है वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट होता है. Hence, it can be either rejected or amended by राज्यसभा. तो इसलिए चूंकि इन दो इशू को छोड़ करके बाकी सब में फाइनेंशियल बिल जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट होता है और इसलिए इट कैन बी rejected or amended by Rajya Sabha, except that an amendment other than for reduction or abolition of tax cannot be moved in either house without the recommendation of the president. In case of disagreement between the two houses over such bill, the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock. किस चीज पे? फाइनेंशियल बिल 1 पे. अदर देन दिस टू, मनी बिल की बात नहीं हो रही है. When the bill is presented to the president, he can either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill for reconsideration of the house. So ये फाइनेंशियल बिल 1 की बात हो रही है. फाइनेंशियल मनी बिल में ये सब सिचुएशन नहीं आता. मनी बिल में ये देखिए, मनी बिल में ये ऑलरेडी पहले से रिकमेंडेड होता है प्रेसिडेंट का, इसलिए रिटर्न की कोई बात ही नहीं उठती है. फाइनेंशियल बिल 2. A financial bill 2 contains provisions involving expenditure from the Consolidated Fund of India but does not include any of the matters mentioned in Article 110. So, it contains provisions involving expenditure from Consolidated Fund से related expenditure का इसमें डिटेल होता है but excluding Article 110. 110 के अलावा ये होता है. It is treated as an ordinary bill and in all respect it is governed by the same legislative procedure which is applicable to ordinary bill. So financial bill 2 जो है वो भी ordinary bill की तरह ही treat किया जाता है. The only special feature of this is that it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. So सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ये है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही ये हाउस में आता है. फाइनेंशियल बिल 2 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सो फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो राज्यसभा लोकसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फाइनेंशियल बिल 2 की बात हो रही है. इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय आइदर हाउस ऑफ द. सो चूंकि ये दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसलिए दोनों हाउस के पास पावर है इसको रिजेक्ट करने का, अमेंड करने का. इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ओवर सच ए बिल द प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग. क्यों जॉइंट सिटिंग? बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ordinary bill. When the bill is presented to the president, he can either give his assent or withhold his assent to the bill or return the bill for the consideration of the house. So फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 ये दोनों आर्टिकल 117 में है और ये आर्टिकल 1110 के मनी बिल से अलग है.
दोनों को डिफरेंशिएट करना हमें समझना चाहिए। ये देखिए, every bill which has provisions related to financial matter in financial bill, there are three kinds of financial bill in Indian Parliament: money bill, financial bill category 1, financial bill category 2। सो ये देखिए, ये टोटल के टोटल जो है ये फाइनेंशियल बिल्स आते हैं। फाइनेंशियल बिल में कुछ फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 होते हैं, कुछ फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 होते हैं, और बाकी मनी बिल होते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बाकी फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, ये दोनों में से किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और दोनों हाउस इसको अमेंडमेंट भी कर सकती है, रिजेक्शन भी कर सकती है। मनी बिल के साथ ऐसा लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मनी बिल्स। मनी बिल के बारे में इनमें से कौन सा सही है? दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। सही है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। सही लग रहा है। स्पीकर्स डिसीजन टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट्स। सही है। राज्यसभा नीड टू रिटर्न द मनी बिल विद इन 3 days। ये गलत है, ये गलत है। सो सही क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा 1 2 3। ये 14 days है, ये 10 days नहीं होता। बाकी ये तीनों सही हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। इट स्टेट्स दैट a bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters। so clearly ये नीचे के जो प्रोविजन है, अगर ये प्रोविजन है तो वो आर्टिकल 1110 में मनी बिल के नाम से जाना जाएगा। क्या क्या हो सकता है? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। सो इनमें से किसी भी मैटर की अगर बात होती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज मनी बिल। द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, कहीं से अगर लोन लेने की बात हो, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम सच फंड। सो कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड जितने भी मैटर है मनी बिल में आएंगे। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड मनी बिल में आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी। सो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की भी बात हो रही है, ये भी मनी बिल में आएगा। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड भी आया, यहाँ पर कंटीजेंसी फंड भी आया, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट भी आया। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर इज स्पेसिफाइड है। सो इंसिडेंटल टू का इंटरप्रिटेशन जो है वो स्पीकर के पास चला जाता है, और इसमें जो रूलिंग पार्टी है वो इसमें अपना करिश्मा दिखाती है, राइट। बट अ बिल इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट provides for imposition of fines और अदर पेक्यूनरी पेनाल्टी। फाइन और पेनाल्टी के नाम पे मनी बिल नहीं होता। डिमांड और पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंस और फी फॉर सर्विस रेंडर्ड, इनके लिए भी मनी बिल नहीं होता। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पस। लोकल अथॉरिटी अलग होती है, लोकल अथॉरिटी के फंड अलग होते हैं, और इसलिए लोकल फंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो मनी बिल में नहीं आते। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल। सो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने का सुप्रीम पावर जो है लोकसभा के स्पीकर का है। His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or either house of parliament or even president। So एक बार लोकसभा के अध्यक्ष ने जो कह दिया कि ये मनी बिल है तो है, उनके इस डिसीजन को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट महोदय के पास भी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
करने से कोई फायदा नहीं है, ये प्रोविजन है। When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses it as a money bill. So जब राज्यसभा में इस बिल को भेजा जाता है तो उस पर स्पीकर मनी बिल लिख करके साइन करते हैं कि ये मनी बिल है। प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, उसमें लिख करके साइन करते हैं ये मनी बिल है। The Constitution lays down a special procedure for passing of money bill in Parliament. So मनी बिल को पास कराने का जो प्रोसीजर है वो स्पेशल प्रोसीजर है। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो मनी बिल जो है एक तो वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और दूसरा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो मनी बिल अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना है और तब उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है। एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय ए मिनिस्टर। सो मनी बिल जितना भी होगा गवर्नमेंट ही ला सकती है ना, दूसरा कोई तो मनी टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, क्या कर सकता, टैक्स एबोलिश नहीं कर सकता। सो वो काम मिनिस्टर गवर्नमेंट ही करेगी और गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन काम करते हैं, ये मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर करते हैं। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। जब वो लोकसभा से मनी बिल पास कर दिया जाता है तो उसको राज्यसभा में उसके कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। राज्यसभा मनी बिल पर को न रिजेक्ट कर सकती है और न उसको अमेंड कर सकती है, वो अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन। सो आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है तो सही और नहीं है तो सही, 14 डेज के अंदर में इसको लोकसभा में वापस कर देना है। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। सो जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा से आता है लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा को ठीक लगता है तो उनके रिकमेंडेशन को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। इफ द लोकसभा एक्सेप्ट्स द रिकमेंडेशन द बिल इज देन deemed to have been passed by both the houses in the modified form. If the Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by both the houses in the form originally passed by Lok Sabha without any change. दो कंडीशन है। मान लीजिए कि लोकसभा ने पास कर दिया, पास करने के बाद राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा के पास दो ऑप्शन है, या तो कुछ रिकमेंडेशन के साथ लौट आए और नहीं तो बिना रिकमेंडेशन के 14 डेज में लौटा लें। अब जब वो रिकमेंडेशन के साथ लौटा रहे हैं तो उनके रिकमेंडेशन को लोकसभा को मानना और न मानना लोकसभा की डिस्क्रिशनरी पावर है, मर्जी पे है। अब इसके बाद से क्या होता है, अगर लोकसभा ने राज्यसभा के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद से वो बिल जो है डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन डाले थे चेंज करने के लिए उस चेंज्ड फॉर्म को दोनों हाउस ने पास कर दिया ऐसा माना जाएगा। और अगर उनके रिकमेंडेशन को उठा के उधर साइड में डाल दिए, उनके रिकमेंडेशन को कोई वैल्यू नहीं दिए, तब भी बिल जो है वो दोनों हाउस से पास माना जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में। तब बिल ओरिजिनल फॉर्म में दोनों हाउस से पास किया हुआ माना जाएगा। If the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both houses in the form originally passed by the Lok Sabha. So अगर राज्य सभा नहीं लौटाती है 14 डेज में तो अपने आप ही ये पास डीम्ड पास मान लिया जाएगा। लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल, वो तो है। फाइनली व्हेन द मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, he may either give his assent or withhold his assent to the bill but cannot return the bill for recommendation of the house. इसके बाद से मनी बिल जब प्रेसिडेंट महोदय के पास उनके एसेंट के लिए दिया जाता है
तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एसेंट दे दें और नहीं तो विद होल्ड कर लें। कितने समय के लिए विद होल्ड कर लें नहीं पता, कब एसेंट दे दें नहीं पता, ये इनडेफिनिट प्रश्न है। सो इसलिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एसेंट उसको दे दें, मीन साइन कर दें, और नहीं तो विद होल्ड कर दें, उसको रख दें ऐसे ही साइड में, देखेंगे क्या करना है। बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस, लेकिन वो चाह के भी दोबारा हाउस में रिटर्न नहीं कर सकते कि इसको एक दोबारा विचार कर लिया जाए, नहीं कर सकते। क्यों? उनके रिकमेंडेशन पर ही तो आया है ये। Generally, the president gives assent to a money bill as it is introduced in the parliament with prior permission. So, conclusion यही है कि प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से वो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए प्रेसिडेंट महोदय जनरली एसेंट उस पर दे ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ऑर्डिनरी एंड मनी बिल? ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में इनमें से कौन सा सत्य वचन है? Money bills cannot be sent back for reconsideration by the president. अभी हमने पढ़ा, सही बात है। Money bills have no provision for joint sitting. ये भी सही बात है। राज्यसभा can detain an ordinary bill for a maximum period of 3 months. ये तो सही नहीं लग रहा। Defeat of ordinary bill when introduced by a minister may lead to the resignation of government. ये भी सही लग रहा है। 1 to 4, 1 to 4 मतलब C। सो यहाँ पर 1 to 4 सही है। राज्यसभा कैन डिटेन एन ऑर्डिनरी बिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months, ये गलत है। ऑर्डिनरी बिल को जितने दिन तक चाहे राज्यसभा रख सकती है, उस पर डिस्कशन करती रहेगी, या तो उसको पास करेगी नहीं तो रिजेक्ट करेगी। सो इसमें टाइमिंग का कोई मेंशन ऑर्डिनरी बिल के लिए नहीं है, मनी बिल के लिए है। राज्यसभा कैन डिटेन एन ऑर्डिनरी बिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये ऑर्डिनरी बिल है, ये मनी बिल है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली लोकसभा। सो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, और ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, दोनों में से किसी के द्वारा भी हो सकता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। मनी ऑर्डिनरी बिल कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा कैन डिटेन द बिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। राज्यसभा कैन डिटेन द बिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। सो मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, ऑर्डिनरी बिल को 6 months होल्ड कर सकती है। इससे पहले कि हमने क्या देखा था, यहाँ पर 3 months था, ये 3 months गलत है, यहाँ पर 6 months होता तो ये सही हो जाता। सो 6 months तक ये होल्ड कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन सेंट ओवर टू द राज्यसभा। जो मनी बिल है उस पे लोकसभा के स्पीकर ये लिखते हैं कि ये मनी बिल है और ये आपको भेजा जा रहा है। If originated in Lok Sabha, endorsed by the speaker is not needed when sending it over. So ऐसा मनी बिल है, ऐसा कुछ इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। It is sent for the president assent when it is approved by only लोकसभा। एक बार लोकसभा से पास हो गया तो इसको राज्यसभा करें चाहे ना करें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है। ऑर्डिनरी बिल ए प्रेसिडेंट के पास तभी जाएगा जब राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होके आए हों। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग। सो मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मनी बिल जैसे डिफीट होगी, लोकसभा से पास नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। डिफीट ऑफ बिल व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर, ये तो मिनिस्टर से ही होता है। अगर यहाँ पर कोई प्राइवेट पर्सन इंट्रोड्यूस करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया और डिफीट हो गया बिल तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है।
बिल कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट महोदय मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव मतलब एसेंट दे देना, रिजेक्ट मतलब विदहोल्ड कर लेंगे, बट उसको रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी अप्रूव्ड एंड रिटर्न फॉर रिकमेंडेशन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट। सो ये मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल में ये जो चार्ट है, ये चार्ट मुझे लगता है ये जिस्ट है बहुत सी चीज़ों का। इसमें ये 10 पॉइंट है और इस 10 पॉइंट में कम से कम 20 MCQ क्वेश्चन बनते हैं, 20 MCQ इसमें बनते हैं। इसलिए इस चार्ट को खोल के पी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग इनएक्टमेंट ऑफ बजट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट से रिलेटेड इसमें से कौन सा सत्य वचन है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट एंड नॉट वोट ऑन इट। सही लग रहा है, वोटिंग करके क्या करेंगे, उनका पावर ही नहीं है, इसमें डिस्कशन तो होता है। अमेंडमेंट्स कैन बी प्रपोज्ड टू अप्रोप्रिएशन बिल बट नॉट टू द फाइनेंस बिल। देख लेते हैं। रेलवे बजट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द जनरल बजट, सही है। फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 डेज, सही लग रहा है। वोट ऑन अकाउंट इज फॉर 1/6 द अमाउंट ऑफ द बजट एस्टिमेट्स, ये भी सही लग रहा है। सो सेकंड छोड़ दीजिए तो 1345 किस में है, डी में है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट। बजट के 6 स्टेज हैं। पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। रेलवे बजट एंड जनरल बजट आर प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड आर गवर्न्ड बाय सेम प्रोसीजर। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बजट प्रीसीड्स दैट द जनरल बजट, मतलब जनरल बजट से पहले रेलवे बजट पहले इंट्रोड्यूस किया जाता था, अभी तो बंद हो गया सिस्टम। The rail budget used to be presented to the Lok Sabha by rail minister in the 3rd week of February। फरवरी के तीसरे सप्ताह में रेल मंत्री द्वारा लोकसभा में रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था। जनरल बजट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में फाइनेंस बजट, जनरल बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ बजट स्पीच इन द लोकसभा द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा विच कैन ओनली डिस्कस इट एंड कैन नॉट वोट। सो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भी मिल गया कि राज्यसभा में डिस्कशन तो हो सकता है, इस पे वोटिंग नहीं हो सकती है। जनरल डिस्कशन में जाता है, वो फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है। जनरल डिस्कशन ऑन बजट बिगिंस a few days after its presentation। इसके प्रेजेंटेशन के कुछ ही दिन बाद जनरल डिस्कशन बजट पर शुरू हो जाता है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लास्ट यूजुअली फॉर 3 to 4 days। 3 से 4 दिन तक लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पे बजट पे डिस्कशन होता है। एट दिस स्टेज द लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज ए होल और एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल involved therein, but no cut motion can be moved nor can the budget be submitted to the vote of the house। so एक बार जो पास हो गया सो पास हो गया। the finance bill has a general right of reply at the end of discussion। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जब पूरी डिस्कशन हो जाती है तो एंड ऑफ द डिस्कशन में वो जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबका वो रिप्लाई देते हैं। थर्ड स्टेप, scrutiny by departmental committees। After the general discussion on the budget is over, the houses are adjourned for about 3 to 4 weeks। So budget session आपका ओवर हो गया, बजट आपका पास हो गया, अब वहाँ से डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाती है। During the period, the 24 departmental standing committees of Parliament examine and discuss in detail the demands for grants of the concerned minister and prepare reports on them। So 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, वो इस बजट को डिटेल में डिस्कस करती है।
These reports are submitted to the both houses of parliament for consideration. इसके बाद दोनों हाउसेज में ये फिर से कंसिडरेशन के लिए सबमिट किया जाता है। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। इन द लाइट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज रिपोर्ट्स द लोकसभा टेक्स अप वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। सो इसके बाद से लोकसभा में वोटिंग होती है। द डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज। अ डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट हैज बीन ड्यूली voted. राज्यसभा हैज नो पावर ऑफ वोटिंग द डिमांड। सो बजट जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो वो एक डिमांड के फॉर्म में होता है, और जब वोटिंग के बाद वो अप्रूव हो जाता है तब वो जो डिमांड है वो ग्रांट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रांट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तभी कंसोलिडेटेड फंड से मनी निकाला जा सकता है, नहीं तो विड्रॉल ही नहीं कर सकते। वोटिंग इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द, सो वोटिंग भी जो होती है वो वोटेबल पार्ट पर ही होते हैं। वोटेबल पार्ट क्या होता है? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू द वोट। सो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें वोटिंग नहीं होती है। While the general budget has a total of 109 demands, the railway budget has 32 demands. ठीक है, each demand is voted separately by the Lok Sabha. ठीक है, MCQ में ये आ सकता है। इसमें 103 जो होता है सिविल एक्सपेंडिचर होता है, 6 जो होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है। रेलवे बजट में 32 होते हैं। During this stage, the members of parliament can discuss the details of the budget. इस बीच में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो बजट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। सच मोशंस आर कॉल्ड एज कट मोशन। सो कट मोशन की चर्चा तो हमने किया है इससे पहले वाले क्लास में। हाँ, सारे मोशन की चर्चा हमने कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं समझा तो एक बार और उसको देख लीजिए। सो इस लेवल पे आकर के कट मोशन अगर अपोजिशन चाहे तो कट मोशन वो ला सकती है। फोर्थ स्टेज पे आकर के फिफ्थ स्टेज, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अकॉर्डिंगली an appropriation bill is introduced to provide for the appropriation out of the consolidated fund of India. appropriation का मीनिंग एलोकेशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बजट के से ही जोड़ करके इसको भी देखा जाता है। बजट में कैटर किया गया है कि बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, सिविल एविएशन में, पोर्ट में इतने खर्चे हमें करने हैं। वो जो करने हैं वो जब पास हो जाता है तो एप्रोप्रिएशन बिल उसके द्वारा पास कराया जाता है, और एप्रोप्रिएशन बिल के पास होते ही कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर करने का गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है। This is for all money required to meet the grants voted by the Lok Sabha, the expenditure charged on the Consolidated Fund of India. No such amendment can be imposed to the appropriation bill in either house of the parliament that will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant voted or varying the amount. So no such amendment can be proposed. महाराज, बजट आपने वोटिंग के द्वारा पास कर दिया, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, अब उसके बाद से अब किसी अमेंडमेंट का ऑप्शन बचता भी नहीं है। द एप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स द एप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इट इज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा एसेंट करने देने के बाद जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो एप्रोप्रिएशन एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। The government cannot withdraw money from the Consolidated Fund of India till the enactment of the appropriation bill. Appropriation bill जब तक इनेक्ट नहीं हो जाता है, appropriation bill जब तक appropriation एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर करने का पावर नहीं है। This takes time and usually goes on till the end of April. So इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने बजट को प्रीपोन्ड कर दिया है। बजट को प्रीपोन्ड करने से क्या हो जाता है कि एप्रोप्रिएशन बिल पास कराने में
जल्दी से पास हो जाता है, और जो गवर्नमेंट का जो काम है वो सालों भर सुचारू रूप से चलते रहता है। पहले क्या होता था, एप्रोप्रिएशन बिल पास कराते कराते मई जून जुलाई हो जाता था, और 3 महीने 4 महीने के लिए काम चलता था। भारत के जितने भी डेवलपमेंट है वो रुक जाते थे। वैसा नहीं करना है, इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, बजट प्रेजेंटेशन जो है एडवांस में कर दिया है। बट द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर 31 मार्च। जो पिछला बजट था वो 31 मार्च तक के लिए ही था। इसके बाद आपको अप्रैल में आपको एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट नीड मनी टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज, तो फिर क्या करेंगे? फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑथराइज्ड द लोकसभा टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस in respect of the estimated expenditure for a part of financial year pending the completion of voting of the demands for grants and the enactment of the। so क्या है, अगर आपका अप्रैल या मई या जून लग जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल आपका पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को तो मनी की जरूरत है नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ग्रांट इन एडवांस पास करवाते हैं, और इस ग्रांट इन एडवांस को ही वोट ऑन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट को जब भी एडवांस में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसको ग्रांट इन एडवांस कहेंगे, और उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। इट इज पास्ड आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन बजट इज ओवर। बजट पर चर्चा जैसे ही ओवर होती है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होता रहेगा, उससे पहले ही वोट ऑन अकाउंट पास करा देते हैं। क्यों? गवर्नमेंट का नॉर्मल एक्टिविटी चलता रहे, इसके लिए। इट इज जनरली ग्रांटेड फॉर 2 months फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेट। MCQ क्वेश्चन। सो जो वोट ऑन अकाउंट है ये जनरली, इसमें ये नहीं लिखा है कि मैक्सिमम, जनरली ये लिखा है कि जनरली 2 months का के इक्विवेलेंट, 12 month का आप बजट पास कर रहे हैं, सो 12 month का जो है उसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, 2 month का आ जाएगा। सो आप वोट ऑन अकाउंट जनरली 2 month के इक्विवेलेंट या 1/6, दोनों का कैलकुलेशन सेम हुआ। जो भी बजट आप पास कराएं 6 महीने का, उसमें 6 से भाग दे दीजिए तो 2 ही महीने का आता है। सो 1/6 या 2 month का अमाउंट इक्विवेलेंट इसको वोट ऑन अकाउंट में पास कराया जाता है। 6th स्टेज, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। The finance bill is introduced to give effect to the financial proposal of the government of India for the following year, next year के लिए। It is subjected to all the conditions applicable to the money bill। ठीक है। Amendments can be moved in the case of finance bill according to the Provisional Collection of Tax Act 1931। The finance bill must be enacted within 75 days। MCQ क्वेश्चन। फाइनेंस बिल 75 डेज के भीतर बनना ही चाहिए। द फाइनेंस एक्ट लीगलाइजेज द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। सो ये 6th स्टेप से ला करके, और ये जो बजट सेशन जो शुरू हुआ था वो फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ बजट सेशन समाप्त हो जाता है। तो इसके 6 स्टेप्स हैं। उम्मीद है आपने मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 एंड स्टेप्स फॉर पासिंग द मनी बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, ये सब बड़ी आसानी से समझ लिए होंगे। हो सकता है कि आपके लिए ये नया टॉपिक हो, तो कुछ टर्मिनोलॉजी भी नए हो सकते हैं। जब भी नया टॉपिक कोई सामने आए और थोड़ी कम समझ आए, तो इस पार्टिकुलर वीडियो को लगातार 3 बार सिंसियरली देख लीजिए। आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और वो मटेरियल आपका हो जाएगा, इतनी आसानी से वो भूलेगा नहीं। आज का नीति श्लोक, विद्या विवादायम धनम मदाह शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुर्जन अपने ज्ञान का उपयोग विवाद करने में, अपने धन का उपयोग स्वार्थ की पूर्ति में
और अपने शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करते हैं। देख लीजिए महाराज, दुर्जन की परिभाषा देख लीजिए, कहीं इसके परिधि में हम तो नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना है इसका। जो दुर्जन का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, दुर्जन अपने ज्ञान का उपयोग विवाद करने में यूज करते हैं, मतलब तर्क कुतर्क में व्यर्थ करते हैं उसको। दुर्जन अपने ज्ञान का उपयोग विवाद करने में लगा देते हैं, अपने धन का उपयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा देते हैं, और अपने शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगा देते हैं। दुर्जन स्वभाव के जो व्यक्ति होंगे वो जैसे किसी का काम बिगाड़ देंगे प्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे उसका मैंने ये काम रोक दिया, उसका मैंने वो बिल रोक दिया, उसका मैंने वो क्लेम रोक दिया, प्रसन्न हो गए महाराज, खुश हो गए। जब अपनी आएगी, अपनी बारी आएगी तो घुटने पर आ जाएंगे, और जब दूसरे की आएगी तो वो तब तक रूल रेगुलेशन ढूंढते रहेंगे, तब तक आपके क्लेम पर वो पीएचडी करते रहेंगे, जब तक उसको रिजेक्ट करने का उनको कुछ कंक्रीट बहाना ना मिल जाए। ठीक है, तो ये दुर्जन व्यक्ति का यहां पर को परिभाषित किया गया। ठीक इसके विपरीत सज्जन पुरुष अपने ज्ञान, धन और शक्ति का उपयोग दूसरों से ज्ञान बांटने में, उनकी मदद करने में और उनकी सुरक्षा में करते हैं। अब ये सभी सज्जन पुरुषों पर छोड़ा जाता है कि उनके पास दुर्जन सिंह का गुण है या सज्जन सिंह का गुण है। इसका परख वे स्वयं ही करें। निवेदन यह है कि अगर दुर्जन सिंह की परिधि में हम में से कोई भी आ रहे हो तो प्रयास यह करना है कि इस परिधि के कुचक्र से निकलें और सज्जन सिंह के क्षेत्र में प्रवेश करें। अपने ज्ञान का उपयोग वाद विवाद में न करके दूसरों की मदद करने में करें। अपने धन का उपयोग स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में न करके किसी जरूरतमंद की सहायता में करें, और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। ये जो उपयोग लिखा है ना, ये कुछ ज्यादा ही पोलाइट टर्मिनोलॉजी है। अपने शक्ति का दुरुपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जो करते हैं, उसके बदले में दूसरे की सुरक्षा में, उसकी मदद में लगाइए, सज्जन सिंह कहलाइए। सो ये दुर्जन और सज्जन पुरुष की पहचान है। नीति श्लोक पढ़ने से क्या होता है, अगर कई बार हम भी बाउंड्री पार करने लगते हैं, चाहे कई बार हम भी बॉर्डर लाइन पे होते हैं, तो एक बार हमारी जो आत्मा है वो हमें झकझोरती है और कहती है नहीं 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 नहीं, डोंट क्रॉस दिस बॉर्डर, ये क्षेत्र आपका नहीं है, ये दुर्जन सिंह का क्षेत्र है, आप सज्जन सिंह हैं, आप सज्जनों के व्यवहार में रहिए, दुर्जनों के व्यवहार में न रहिए। आपका ये चैनल SGKG स्टडीज, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वे भी इस स्टडी मटेरियल से लाभ उठा सकें। आपका दूसरा यूट्यूब चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए काम वाली इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।